बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब असम्बली के अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। नून लीग ने तहरीके अदम एतमाद वापस ले लिया है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के खिलाफ। ये एक ऐसी बड़ी खबर है जिससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान बैक डोर राब्ते बहाल हो चुके हैं। और ये इस वजह से वापस नहीं ली गई जो खबर मीडिया में रिपोर्ट हो रही है कि नून लीग के पास बंदे पूरे नहीं थे और सुबकी से बचने के लिए इन्होंने अदम एतमाद वापस ली है, बल्कि इसके पीछे एक बाकायदा डील है। एक बाकायदा दोनों के दरमियान जो बैक डोर राब्ते हैं उनकी बहाली का ये नतीजा है। मैंने मुतअद्दिद लोगों से बात की, मुतअद्दिद MPs से इस बात को जानने की कोशिश की कि ये एक्चुअल में मामला हुआ क्या है। तो मालूम ये हुआ कि एक अता तारड़ साहब की तरफ से कॉल आती है और उस कॉल में ये कहा जाता है कि जी अदम एतमाद की तहरीकें वापस ले लें, और ये अदम एतमाद की तहरीकें अता तारड़ साहब के कहने पर वापस ले ली जाती हैं। ये बात इतनी सिंपल नहीं है। दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो 11 जनवरी को इजलास बुलाना था वो 9 जनवरी को बुला लिया। अब होता यह है, मैं आपके सामने रखता चलूं, फिगर्स रखता चलूं कि इनको 186 मेंबर्स की ज़रूरत है। और आज इमरान खान साहब ये कहते हुए हमें नज़र आते हैं कि जी मेरे कुछ लोगों को न्यूट्रल रहने का भी कहा गया है। इस बात को एक तरफ रखें, पहले इनके वोटिंग पैटर्न के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग खुफिया रायशुमारी से होती है। अब जब आप खुफिया रायशुमारी से वोटिंग करवाते हैं तो इस बात में 100% इम्कानात मौजूद हैं कि वो नाराज लोग जो PTI से नाराज हैं लेकिन PMLN के करीब हैं उनको मैनेज भी किया जा सकता है, और उन लोगों को ये कहा जा सकता है कि आपने हमारे साथ लॉयल्टी शो करते हुए हमें वोट करना है और इनको वोट नहीं करना। किसी को क्या पता चलेगा कि किसने किसको वोट दिया। बिल्कुल उसी तरह जैसे यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख साहब का इलेक्शन हुआ था और उसके बाद इमरान खान साहब ने असम्बली से एतमाद का वोट लिया था जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब अक्सरियत ना होने के बावजूद जीत गए थे। तो ये एक हैरान कुन डेवलपमेंट थी उस वक्त के एतबार से, जिसमें इमरान खान साहब बैकफुट पर चले गए थे और फिर उन्होंने कहा कि मैं एतमाद का वोट लूंगा, और फिर उन्होंने एतमाद का वोट लिया। अब जब स्पीकर के खिलाफ आप एतमाद का वोट इस तरह से उन्होंने लेना होता है, अदम एतमाद जमा करवाते हैं, एतमाद का वोट खुफिया रायशुमारी से लेना होता है, और उसमें आप एक मेजर स्टेक होल्डर और आपके जीतने के इम्कानात भी हों, तो आप बैकफुट पर चले जाएं और एतमाद अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें। तो ये समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये कोई आसान बात नहीं है। मुकाबला किए बगैर अदम एतमाद की तहरीक वापस लेना ये वाज़िया निशानी है कि आपके दरमियान कोई बैक डोर राब्ते हो रहे हैं, आपका किसी के साथ कोई ताल्लुक बहाल हुआ है और आपने गिव एंड टेक की बुनियाद के ऊपर कुछ फैसले किए। अब जो पंजाब असम्बली के वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला था वो पहले ही वापस लिया जा चुका है। ये मैं आपको पहले बता दूं कि वो पहले ही वापस लिया जा चुका है। और अब जब 11 जनवरी को समात होनी थी उससे पहले 9 को अगर आपने इजलास कॉल कर लिए, पहले 11 को कॉल करनी थी, लेकिन उससे पहले अगर आपने 9 जनवरी को इजलास कॉल कर लिया है तो इसका वाज़िया इशारा यह है कि परवेज़ इलाही साहब अब वहां से एतमाद का वोट हासिल करेंगे। एतमाद का वोट कैसे हासिल होता है? हाउस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है और 2 हिस्सों में तकसीम करके एक राइट साइड के ऊपर चले जाते हैं, हम ही लोग लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं मुखालिफत में वोट डालने वाले। तो उससे भी पता चल जाता है कि एतमाद है या नहीं, या अपनी सीटों के ऊपर खड़े भी कर दिया जाता है और उनकी काउंटिंग हो जाती है, उससे भी पता चल जाता है कि हाउस का एतमाद उन्हें हासिल है या नहीं। लेकिन मुझे इस पिक्चर के बाद आज जब मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है कि जी इनके पास इसलिए चूंकि सीटें इनके पास नंबर पूरे नहीं थे, आसिफ जरदारी उनके नंबर तोड़ नहीं सके, तो इसलिए ये तहरीकें वापस ली गई हैं, तो मैं इस नैरेटिव से इत्तफाक करता नहीं हूं। मेरी इतलात और इंफॉर्मेशन ये है कि इन दोनों के दरमियान बैक चैनल राब्ते बहाल हो चुके हैं और इन दोनों ने गिव एंड टेक की बुनियाद पर यह फैसला किया है कि ठीक है आप हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मत छेड़ें। इनको पता है क्योंकि इनके पास बंदे नहीं हैं, इनको तहरीक इंसाफ को इस वक्त तक हाल की घड़ी में यह पता है कि इनके लोग कुछ आगे पीछे गए हुए हैं, और अगर वो ना भी गए हों
तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मामले के अंदर तो वो लाजमी 100% अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे। खुर्रम लगारी की मिसाल ले लें, मुजफ्फरगढ़ से सबको पता है नाराज है। जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों की मिसाल ले लें, सबको पता है कि नाराज है, क्योंकि खुफिया रायशुमारी से तो पता नहीं चलेगा कि आपने पार्टी के हिदायत को फॉलो किया कि नहीं किया। तो ये अल्टीमेटली डेफिनेटली 100% बात है कि इन दोनों के दरमियान राबते बहाल हो चुके हैं, और उन राबतों के अंदर ये बात तय हुई है कि ये अब हुकूमत तहलील नहीं करेंगे और ये हुकूमत अपना टन्योर पूरा करेगी और हम ये अदम एतमाद की तहरीक वापस लेते हैं। मैं इसमें एविडेंस के तौर पर आपके सामने 3-4 चीज़ें जो सपोर्टिव आर्गूमेंट है वो रखता चलूँ। इमरान खान ने अपनी कल तकरीर के अंदर ये बात कही है कि जी IMF के पास जाना बहुत ज़रूरी है। IMF के पास जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक इंजेक्शन लगाना है, उससे हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे और फिर बाकी जगहों से भी हमें पैसे आ जाएंगे। तो इमरान खान अगर ये बात करते हैं तो ये इत्तेहादी हुकूमत की सपोर्ट के अंदर बात है। इमरान खान अगर ये बात करते हैं कि उनको टेक्नोक्रेट सेटअप कबूल नहीं है, तो ये भी इत्तेहादी हुकूमत की सपोर्ट की बात है। गो इसमें उनका अपना फ़ायदा भी मौजूद है, लेकिन इमरान का ये आर्गूमेंट इत्तेहादी हुकूमत की सपोर्ट का आर्गूमेंट है। इमरान खान अगर ये बात करते हैं कि इलेक्शन 6-7 महीने लेट भी हो जाएं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या वो अपने टाइम पे भी हो जाएं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ वहीं पर खड़ा है, वो एक मकबूल जमात के सरबराह हैं और उनको हर सूरत उनको अवाम वोट करेगी जब कभी भी इलेक्शन हो। अब इमरान साहब के सामने जो चैलेंज है वो क्या है, ये अब मैं आपके सामने ये जो डील की पूरी कहानी है ये मैं रखने जा रहा हूं कि इमरान साहब के सामने जो चैलेंज है वो है अपनी डिस्क्वालिफिकेशन से बचना। आपने कल इमरान साहब की तकरीर सुनी होगी जिसमें वो ये कह रहे थे वाज़ेह अंदाज में कि चेन ये है कि मुझे सबसे पहले डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, फिर मुझे जेल में डाला जाएगा और मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी। तो जब आप इन तीनों बातों को सामने आपके आया हों आपके और आपके सामने खुलकर आ चुकी हों कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी तोशाखाना में, क्योंकि आपके मुतल्लिक जो बनी गाला की ज़मीन से मुतल्लिका अमूर सादिक और अमीन आप कहलाए थे। आप 2017 के अंदर जो दिसंबर 17 के अंदर फैसला आया था, अब उसकी कहानी भी सामने आ गई है कि वो एक मैनेज्ड फैसला था और वो कमर जावेद बाजवा साहब ने इन्फ्लुएंस करके साकिब निसार साहब से लिया था और आपको सादिक और अमीन एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत करवाया गया था। तो जब ये बात भी सामने आ जाए, तोशाखाना की घड़ियों का मामला भी सामने आ जाए और फिर ट्रायल कोर्ट के अंदर आपका केस भी चल रहा हो और फिर फॉरेन फंडेड पार्टी भी डिक्लेयर हो चुकी हो, तो ये जब तमाम चीज़ें सामने हों और दीवार पे लिखा हुआ हो कि इमरान साहब इन मामलात में नाअहल हो सकते हैं, डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, एन मुमकिन है कि बनी गाला की उस प्रॉपर्टी का मामला भी फिर से खुल जाए, एक नई एप्लीकेशन जो है वो चली जाए सुप्रीम कोर्ट में या किसी और कोर्ट के अंदर और वहाँ पर भी इस मामले को फिर से खोलने की कोशिश की जाए। तो इमरान साहब को कहीं ना कहीं पे ये हुकूमत डिसक्वालीफाई करवाने के लिए कोशिश ज़रूर कर रही है। तो इमरान साहब को ये बात पता है, तो इमरान साहब चाहते हैं कि मामलात को इस तरीके से लेके चला जाए कि उनकी डिसक्वालिफिकेशन ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उनकी डिसक्वालिफिकेशन ना हो, इसके ऊपर अब बातचीत चल रही है, इसके ऊपर कोशिश हो रही है दोनों साइडों से। इमरान साहब भी अपने रवैये के अंदर नरमी ले आए हैं और आइंदा वो पब्लिकली जब कभी भी बात करेंगे तो वो मजीद इस तरह की गुफ्तगू करेंगे जिससे ये तासुर ना जाए कि वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट आदमी है। आपने कल की उनकी गुफ्तगू सुन ली होगी जिसमें वो ये कहते हुए उस तासुर को ज़ाहिर करते हुए भी नजर आए कि जनरल आसिम मुनीर को मैंने इसलिए नहीं हटाया था क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी के मुतल्लिक कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की थी और मैंने नाराज़ होकर उनको इससे ISI के ओहदे से हटा दिया था। तो ये बात भी इमरान साहब जो है वो अब करते हुए नजर आ रहे हैं। मींस कि वो उन डैमेजेस को रिपेयर करने की तरफ चल पड़े हैं और उन डैमेजेस में जो बुनियादी उनका सबसे बड़ा नुक्ता है वो ये है कि किसी तरह से उनको डिसक्वालिफिकेशन से बचाया जाए। मैं ये देख रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि इमरान खान साहब अब गिव एंड टेक की बुनियाद पर अगले 7 माह गुजारेंगे। इनको भी एक इकोनॉमिक इंजेक्शन की ज़रूरत है ताकि ये इसलिए भी ज़रूरत है
کیونکہ ملک کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت بعد میں آئے گی، ملک کی ضرورت ہے۔ اور عمران صاحب بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو اس وقت میں نے سپورٹ نہ کیا اور آئی ایم ایف کی ڈیل میچور نہ ہوئی تو پھر پاکستان اس نہج پہ پہنچ جائے گا جس میں عمران صاحب کو اگر حکومت مل بھی گئی تو حکومت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو مسائل اتنے گھمبیر ہو جائیں گے کہ کوئی بھی نیا آنے والا سیٹ اپ، کوئی بھی نیا آنے والا سیٹ اپ، چاہے وہ اس میں عمران خان ہو چاہے آصف علی زرداری ہوں، وہ ملک کو مسائل سے نہیں نکال پائے گا۔ تو جب ملک کو مسائل سے نہیں نکال پائے گا تو پھر کیوں کر کے اتنے ورس سچویشن کے اندر ملک کو لے جایا جائے؟ تو اس کے لیے اس وقت یہ کوشش ہو رہی ہے، اور عمران صاحب کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کو اس نہج سے بچانے کے لیے کہ ہم اتنے مشکل حالات میں چلے جائیں، بچانے کے لیے میں ان کے نیریٹیوز کو سپورٹ کروں۔ یہ نہ ہو کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ یہ آ جائے، اسٹیبلشمنٹ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے آئے اور پھر عمران صاحب بھی الیکشن سے جائیں اور اتحادی حکومت جائے گی تو پھر ان کو تو شاید پولیٹیکلی کہیں سوٹ کرے گا، سو کرے گا، لیکن عمران خان صاحب کو سوٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک عدم اعتماد کا واپس لیا جانا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور یہ جو ان دونوں کے بیچ معاملات چل رہے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران صاحب ڈسکوالیفیکیشن سے بچ جائیں۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ بھی اندر کی انفارمیشن باہر آ سکے وہ آپ تک ضرور پہنچائی جائے۔ اس میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔